सबसे पहले आप लोगों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आज हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे उसके बारे में। तो यह है कोशिका चैप्टर का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 को देख लें, तभी आप इसको देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी, मेन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल 10+2 एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करा है और उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और वो भी एस्पिरेंट्स देखें जो उन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भी जीके का पोर्शन होता है। एक दो रिक्वेस्ट है उन एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले जो बिगिनर है, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो उनके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप स्टैटिक पार्ट को कवर करो, पहले स्टैटिक पार्ट को फोकस करो। ठीक है, स्टैटिक पार्ट क्या होता है, जो डे बाय डे चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपने एक बार उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया तो फिर वो आपके लिए हमेशा के लिए रहेगा। जैसे रीजनिंग, मैथ और जीके के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ह्यूमैनिटी में पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस में आपके बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो देखिए इनके कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या होता है कि वो करंट अफेयर्स शुरू में स्टार्ट करते हैं और करंट अफेयर्स में बहुत मेहनत करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो करंट अफेयर्स लिखने भी लगते हैं डेली। तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम्स का करंट अफेयर्स का आप देखोगे कि सेक्शन पिछले 6 महीना, 8 महीना, 1 साल इतना पूछा जाता है। तो आप देखते हो यहाँ पे ज़्यादातर एग्ज़ाम्स का क्या होता है कि बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, या फिर हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ और फिर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप बैठे तो फिर आपका पिछला जितना भी आपने मेहनत करी करंट अफेयर्स पे, तो लगभग वो अनयूजुअल हो जाता है और वह आपके लिए उपयोगी नहीं रहता है। करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब जब आप स्टैटिक पार्ट को पूरा क्लियर कर लो। ठीक है, ये मेरा सजेशन था आप लोगों के लिए। बाकी आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेटर है। और जिन्होंने बहुत पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी है और जिनका स्टैटिक पार्ट कवर है, तो वो तो करंट इवेंट्स ही करेंगे। ठीक है, और उन्हें करना भी चाहिए। मेरा और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ ट्रिक वाला पढ़ाई ना करें, सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलेगा। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रिक बताते हैं, तो ट्रिक से आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हो। आप कट ऑफ वगैरह तो पार कर लोगे, ठीक है, लेकिन आपका कभी भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। आप देखते हो हर एग्ज़ाम में आजकल 2 चरण 3 चरण होता है, तो आप देखोगे कि जिनके भी रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी मेरा एक सजेशन था आप लोगों के लिए। बाकी अब हम लोग चैप्टर को करते हैं शुरू। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में दोबारा से सब चीज़ें एक बार सेट हो जाएं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, लेकिन वह एक मृत कोशिका थी। और फिर कुछ समय बाद फिर एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। कब? 1674 में। इतनी बेसिक बातें तो आपको याद रखनी है। और फिर सेल होता क्या है, या यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, जितने भी आप लिविंग थिंग देख रहे हो वो इन कोशिका से बने हैं, या तो वह यूनिसेलुलर हो सकता है, एक कोशिका से भी एक लिविंग थिंग हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा कोशिका से भी। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि इसके जितने भी देखिए मेन बात क्या है कि कोशिका कि चैप्टर में है क्या। कोशिका के चैप्टर में यही है कि कोशिका का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको वो समझना था। उसके बाद इसके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब जो कोशिका के अंग हैं, उसके बारे में आपको पहले याद रखना है और उसके फंक्शंस याद रखने हैं कि जितने भी उसके ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी कोशिका के अंग हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। बस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए सिंपल सा बात क्या है कि आप भी एक लिविंग थिंग हो, आप पूरा एक कंप्लीट बॉडी हो, तो आपके भी बॉडी में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन हैं, आपके ब्लड है, आपके हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, स्टमक है, और सबके फंक्शन अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से कोशिका के भी बहुत सारे अंग हैं और उनके भी फंक्शन सबके अलग अलग हैं। वो आपको अगर याद हो गया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप सारे सवाल बना दोगे बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इतने सारे तो इसके ऑर्गेनेल्स थे। देखिए डीएनए, आरएनए, केंद्रक, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, क्रोमोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ भी। तो फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये न्यूक्लियस है, यह आपका न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, और यह आपका क्या है, यह है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एकदम न्यूक्लियस के पास में होती है ना, वो रफ होती है, और जो थोड़ा दूर होता है वो होता है स्मूथ। इसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ, SER, और ये हो गया RER। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। बाकी मैं आपको दूसरा पिक्चर में दिखाऊंगा, राइबोसोम, लाइसोसोम भी यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने यहाँ अलग से पिक्चर लिया है, क्योंकि बहुत बार माइटोकॉन्ड्रिया से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या होता है। यह कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो इसके बारे में 2-3 बातें हमने बताया था कि इसका खुद का DNA होता है। आपको ये दिख रहा है, ये DNA है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका DNA है, और ये डबल आपका मेम्ब्रेनस होता है, मेन दोहरी झिल्ली होती है। एक देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है आपका इनर और ये है आपका आउटर, ठीक है। और खुद का होता है DNA को क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपको याद रखनी थी। बाकी और 2 अंग होते हैं जो दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। एक था ये न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा था जो होता है प्लांट सेल में, क्या, आपका प्लास्टिड मीन लवक। अब इस वाले में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यह है आपका एनिमल सेल। तो यह आपका एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो होता है यह है सेंट्रोसोम। यह सेंट्रोसोम, और इसको हिंदी में बोलते हैं तारक काय। तो यह सिर्फ होता है आपका एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं। और आपको यहाँ क्या याद रखना है, ये जो आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, तो यह होता है आपका लवक के अंदर। मीन इसका जो बड़ा पार्ट होता है वो होता है प्लास्टिड मीन लवक, और लवक के अंदर ही आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो ये 6-7 तरीके के होते हैं, लेकिन इसका जो मेजर पार्ट होता है वो होता है लवक, प्लास्टिड, ठीक है। तो जो लवक होता है वो आपके एनिमल सेल में नहीं होता है, तो ये बात याद रखना है। और जो सेंट्रोसोम होता है वो एनिमल सेल में होता है, वो इस प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें दूसरा फिर क्या बात है, जो वैक्यूल है वो इन दोनों में होता है, लेकिन वैक्यूल जो है, मान इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रसधानी। तो यह प्लांट सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है, कोशिका का अंग होता है। और तो एनिमल में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। देखिए ये सब आपको दिख रहा है, ये देखिए ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम लगभग फिर जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगे दोनों में कॉमन मिलेंगे। तो जो अनकॉमन था वो बातें हमें याद रखना है, आपका प्रश्न वहीं से बनते हैं। और बाकी सारे फंक्शन को मैंने डिटेल में चर्चा कर दिया है पार्ट 1 में। ये आर्ट बाय जेसल राज, ये मेरी भांजी है, काफ़ी अच्छा पेंटिंग करती है, तो वो उन्होंने बनाया है। और एक बात इस प्लांट सेल में क्या देखना है कि प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन तो होता है, तो एनिमल सेल में सिर्फ होता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, और सबसे जो बाहरी परत होता है वो होता है सेल वॉल। और सेल वॉल के पहले होता है सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाला पार्ट, और सबसे बाहर वाला पार्ट होता है सेल वॉल। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। अब चलिए हम लोग एक बार जल्दी समझ लेते हैं कि कौन सा कोशिका का अंग का क्या क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखा था कि न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर आपका DNA होता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, मतलब केंद्रिका। तो वहाँ पे राइबोसोम का निर्माण हो रहा था, ठीक है।
और राइबोसोम जो है वो आप जो यहाँ पे आपको जो आपको न्यूक्लियस से जस्ट सटा हुआ आपको क्या दिख रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उससे लगा होता है जिससे यह रफ दिखता है, ठीक है। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम क्या है, वो कोशिका का प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया था ये आपका ऊर्जा बनाता है एटीपी के फॉर्म में 34 एटीपी, तो इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है, ये कुछ एंजाइम कैरी करता है और ये एंजाइम को बनाने वाला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसका निर्माण फाइनली करता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण, ठीक है। ये डिटेल मैंने चर्चा किया हुआ है। और लाइसोसोम फाइनली क्या करेगा, ये जो भी इसके अंदर एंजाइम होता है, तो जब भी कोई अनयूजुअल बैक्टीरिया या फिर कोई भी अनयूजुअल जब एक्टिविटी होती है कोशिका में, तो ये लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है। उसके बाद ये एंजाइम पूरा कोशिका को नष्ट कर देता है, पचा देता है, जिसके वजह से लाइसोसोम को हम लोग पाचक थैली या फिर आत्महत्या की थैली बोलते हैं। कितनी बात क्लियर हो गई। साइटोप्लाज्म, इसको समझना जरूरी है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य। तो जब प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे तो ये जो आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, तो ये कोशिका के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट है, जिसमें 90% समझ लो कि ये वाटर होता है, ठीक है। तो ये जो कोशिका द्रव है, तो इसको और न्यूक्लियस को जब हम लोग इंक्लूड करेंगे साथ में तो बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, और सिर्फ साइटोप्लाज्म बोलेंगे तो कोशिका को छोड़कर जितना ये लिक्विड पार्ट है तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो लगभग हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कर लिया है रिवाइज। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्रोमोजोम के बारे में मैंने बताया था कि क्रोमोजोम कम बनता है किसी सेल में, जब सेल का विभाजन होता है, ठीक है। मैंने विभाजन बताया था, दो तरीके से विभाजन होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है। जिसको बोलते हैं माइटोसिस बोलते हैं समसूत्री विभाजन को, और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले क्या बताया था, ये होता है आपका डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है, और डीएनए के जिस भी पार्ट में कोड होता है, इंफॉर्मेशन होता है जिस भी टुकड़े में, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीन। इसलिए डीएनए को बोलते हैं आपका जेनेटिक मटेरियल, और इसको बोलते हैं जेनेटिक यूनिट, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। और फिर जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलेंगे तो फिर क्या बनाएंगे, आप देखोगे आखिरी में ये बनाते हैं क्रोमेटिन, और एट लास्ट जो क्रोमेटिन है वो बन जाएगा आपका क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में, ठीक है। जब क्रोमेटिन कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, तो आप देखोगे बीच में जो है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, और इससे कनेक्टेड होता है आपके दोनों साइड में ये जो है आपको दिख रहे हैं, ये दोनों साइड को बोलते हैं क्रोमेटिड, या फिर आप इसको बोलो आर्म, और जो ऊपर और ये नीचे साइड इसको बोलते हैं टेलोमियर। टेलोमियर क्या करता है, ये जितने भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्या हो गया है, क्रोमेटिड जो पूरा अब कंडेंस्ड फॉर्म में हो गया है ना, तो ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है तो इसको करेगा अब प्रोटेक्शन देगा। तो हमने क्या बताया था, ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, लेकिन पेयर के फॉर्म में पूछा जाए तो होता है 23। 22 तो मेल और फीमेल में समान थे, जो 23rd होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। मेल में होगा XY, फीमेल में होगा XX। चलिए इतना हमने रिवीजन कर लिया, अब आगे देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ होता है आपका प्लांट सेल में, और ये डबल झिल्ली युक्त होती है, प्लास्टिड, ठीक है। इसमें आपको 3 मेन टाइप याद रखने हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, इसको बोलते हैं वर्णी लवक, इसको बोलते हैं अवर्णी लवक। ये 3 आपको याद रखने हैं। इन चारों से आपके उतने प्रश्न नहीं आएंगे, जो आएंगे आपके यहाँ से आएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा कि
इसमें क्या होते हैं, ये आप जितने भी देख रहे हो ना नीचे, ये ज़्यादातर स्टोरेज हैं। यहाँ पे ये एंजाइम बनाता है, ठीक है, और प्रोटीन की एक्टिविटी होती है। ये लिपिड और ऑयल का स्टोरेज करता है। एम्यूलोप्लास्ट है, ये क्या करता है, स्टार्च और ग्लूकोज का स्टोरेज करता है। और ये आपका जो होता है, ठीक है, ये आपका कहा जाता है ये क्लोरोप्लास्ट का प्रीकर्सर होता है, यानी अग्रदूत होता है। यही आपका मैसेज भेजता है आपको क्लोरोप्लास्ट को कि अब आपको भोजन बनाना चाहिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले क्लोरोप्लास्ट को ही देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो कि यह पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। तो ज़्यादातर आपको पौधे में जितने ग्रीन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो समझो वो ग्रीन पिगमेंट्स की वजह से दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रीन पिगमेंट्स किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि भोजन बनाता है। इतना बात समझ में आ गया। और इसमें क्रोमोप्लास्ट में एक से ज़्यादा पिगमेंट होते हैं, इसलिए एक से ज़्यादा कलर भी देते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखो, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, लीफ में, तो आप समझ लो कि वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो अलग अलग कलर प्रदान करते हैं। बाकी मैंने डिटेल और भी बताया हुआ है। फिर ल्यूकोप्लास्ट में, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस, ठीक है। और यह आपका स्टार्च, ग्लूकोज वगैरह बनाने में, उसका सिंथेसिस करने में आपका योगदान करता है। अब यह जो स्लाइड है, यहाँ पे यह डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि सेल को हम लोग कितने भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखिए, सेल को मेनली दो पार्ट में बांटेंगे, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक क्या था, जो अर्धविकसित कोशिका थी, वह पूर्ण विकसित नहीं हो पाई हैं। और यूकैरियोटिक वैसी कोशिका होंगी जो पूर्ण विकसित होगी, और उसमें उनमें क्या होता है कि लगभग सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। और इसमें कोशिकांग के रूप में सिर्फ इनका एक डीएनए आपको मिलेगा और राइबोसोम मिलेगा प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो देखिए, यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर क्या होता है कि एक सेल वाले जो जीव होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलेंगे, और एक से ज़्यादा जीव जो होते हैं, एक से ज़्यादा जो कोशिका वाले जीव होते हैं उनको मल्टीसेलुलर बोलेंगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर के जैसे एग्जांपल थे प्रोटोजोआ, एल्गी, एटीसी, ठीक है। और मल्टीसेलुलर में क्या आ जाएंगे, प्लांट एनिमल आ जाएंगे। लेकिन जो हम लोग इसमें भी कैटेगराइज करेंगे कि जो सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। तो विदाउट सेल वॉल किन में नहीं होता है, एनिमल में, ठीक है। और सेल वॉल आपके प्लांट में भी होता है और फंजाई में होता है। लेकिन इसमें भी दो पार्टों में लोग कैटेगराइज करेंगे कि जहाँ पे परफॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, और जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस परफॉर्म नहीं करता है। तो ये क्या होता है, ये होता है हेट्रोट्रॉप्स, और ये प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो खुद से भोजन बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे MCQ। सारे रिवीजन मैंने करवा दिए हैं, तो अब हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट सवाल बनेंगे, MCQ बनेंगे, हम लोग सब देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की। वेरी सिंपल, रॉबर्ट हुक। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया MG स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है, बताया मैंने। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, तो क्या है, वायरस। दिख रहा है आपको, ये एक वायरस है। इसको क्यों बोलते हैं अपवाद, क्योंकि देखिए ये ना, इसको चाहिए एक बॉडी, जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तब ये बनेगा एक जीव। इससे पहले क्या होता है, जब तक इसको कोई बॉडी नहीं मिलता है तब तक ये रहता है नॉन लिविंग थिंग। ये नॉन लिविंग थिंग जैसा एक्टिविटी करता है, और जैसे ये किसी बॉडी के अंदर जाएगा तो फिर ये लिविंग थिंग जैसा एक्टिविटी करेगा। तो ये बोला जाता है कि यह लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का कड़ी, ठीक है। और इसलिए ये कोशिका के सिद्धांत का अपवाद माना जाता है वायरस को, ठीक है। तो विषाणु को बोलते हैं वायरस। कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बताया मैंने। इसमें एनर्जी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में। अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, लवक के पास भी होता है, ठीक है, प्लांट सेल में। तो दोनों। लाइसोसोम का निर्माण करता है, कौन करता है, देखिए लाइसोसोम का निर्माण करता है गोल्जी उपकरण। लेकिन जो उसमें एंजाइम होता है, वो एंजाइम कौन बनाता है, आपका
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी रफ, ठीक है, खुरदुरी। बाकी जो आपको ये दिख रहा है बहुत सारे कुछ क्वेश्चन थे 5-6, वहाँ पे आपको हाईलाइट ये दिख रहे थे पीला कलर के, तो मैंने कुछ क्वेश्चन में लिया था, बाकी क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। बाकी जब मैं इसका PDF प्रोवाइड करूँगा तो उसमें आपको विथ आंसर मिलेंगे, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को कहा जाता है पाचक थैली भी कहते हैं और आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, यानी दोनों। कौन सा रंगहीन लवक है? देखिए, जिसमें पिगमेंट नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक। लवक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि एग्जैक्ट जो लोकेशन में जो भोजन बनाने का कार्य होता है क्लोरोफिल में, जो कि मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो बोलते हैं हरित लवक। अगला क्वेश्चन, पादप मीन प्लांट कोशिका का रसोईघर कहा जाता है, हरित लवक को कहते हैं, यहीं पे भोजन बनता है। पत्तियों का पीला रंग होता है, देखिए कैरिटोनोइड, ठीक है। लाइकोपिन जो होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है उसको बोलते हैं, मतलब वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से। और जो मिर्च का जो लाल कलर होता है वो कैप्सेंथिन की वजह से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था कैरिटोनोइड। पर्णहरित में कौन सा धातु उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। और जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसमें अगर पूछा जाए तो कौन सा धातु होता है? आयरन। अगला क्या है? स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ होते हैं, तो इसको बनाता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, वहाँ पे होता है। बाकी इसका स्टोरेज करता है आपका मैंने बताया एलियोप्लास्ट करके है वो, ठीक है। राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? आपका न्यूक्लियोलस मीन केंद्रिका। उसके बाद राइबोसोम बना होता है प्रोटीन और RNA दोनों का बना होता है आपका राइबोसोम। मैंने इसका डिटेल चर्चा किया है, आप उसको देख लीजिए। अगला देखते हैं, राइबोसोम को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन तो बनाता ही है राइबोसोम, और कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, क्योंकि न्यूक्लियोलस में यह बनता है और राइबोसोम एक खुद भी एक कोशिकांग है और उसके अंदर वो बनता है, तो इसको बोलते हैं कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी बोलते हैं। तो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होते हैं। तो देखिए, राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो आपको दोनों में मिलेंगे, और प्रोकैरियोटिक में आपको क्या मिलेगा? DNA भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको तो दिख रहा है राइबोसोम, है ना, तो राइबोसोम करना है। अंतःप्रद्रविका जालिका मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अनुपस्थित होता है, मतलब किसमें मौजूद नहीं होता है? RBC में। RBC में देखिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, आपको गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगी, लाइसोसोम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। इसका कारण ही इसलिए है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऑक्सीजन कैरी करे और पूरे बॉडी में पहुंचाए, ठीक है। अगला क्या है? खुरदुरी अंतःप्रद्रविका जालिका में लगे होते हैं, मीन RER क्या लगे होते हैं? राइबोसोम, इसलिए खुरदुरी दिखता है। अंतःप्रद्रविका जालिका ER की खोज की, ये खोज की आपकी पोर्टर ने, ठीक है। गोल्जी उपकरण की खोज की कैमिलो गोल्जी, ये तो बहुत ही आसान है, गोल्जी नाम ही है, को याद हो जाना चाहिए। किसी कोशिका में सबसे छोटी कोशिका होती है, तो चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, राइबोसोम सबसे छोटी कोशिकांग होती है। एनिमल में सबसे बड़ी कोशिकांग होती है न्यूक्लियस, और प्लांट में होती है वैक्यूल। कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? देखिए, एनिमल प्लांट दोनों में ही होता है, लेकिन प्लांट का जो आपका गोल्जी उपकरण है थोड़ा सा संरचना वगैरह अलग है, तो इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, तारक काई जंतु कोशिका में होता है सिर्फ, ठीक है। और लवक जो होता है यानी प्लास्टिड, ये सिर्फ आपका मिलेगा प्लांट में। सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है कोशिका विभाजन में, ठीक है, एक न्यूक्लियस का, दूसरा सेंट्रोसोम का भी कोशिका विभाजन। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जी उपकरण को, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। रसधानी का कार्य है, रसधानी मीन वैक्यूल, तो दृढ़ता प्रदान करना ये भी होता है, और प्रोटीन शुगर अम्ल स्टोर करना ये भी होता है, ठीक है, तो दोनों। कोशिका में केंद्रक की खोज की, तो कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने करी, लेकिन कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक को। न्यूक्लियस क्या करता है? पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम, वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है।
केंद्रिका की खोज की फोंटाना ने। ठीक है, देखिए लगभग इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। अगर आपने इतना लगा लिया तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, और बाकी इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप देखोगे हर MCQ में 1 से 2 क्वेश्चन भी हैं, जिसके वजह से ये 60+ क्वेश्चन है। किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? तो देखिए आपका जो माइकोप्लाज्मा है ये आपका प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक में कुछ भी आपको कोशिकांग नहीं मिलेंगे, और जितने मिलेंगे वो भी आपको पूर्ण विकसित नहीं मिलेंगे। तो उसमें एक राइबोसोम और DNA होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता है। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन नामकरण दिया फ्लेमिंग ने, नामकरण भी दिया और खोज भी फ्लेमिंग ने ही करा था। DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों मिलते हैं तो पहले न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम जब पूरे मिलते हैं तो क्रोमैटिन बनता है, तो यहाँ पे तो दोनों हो जाएंगे। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? 46। विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, किसमें? देखिए बताया था मियोसिस जो होता है अर्धसूत्रीय विभाजन में, तो वह जस्ट हाफ हो जाता है पहला में, और मियोसिस 2 में कोई चेंज नहीं होता है, तो मियोसिस 1। अगला क्या है? समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। तो देखिए 4 फेज था, मैंने उसमें बताया था, तो प्रोफेज 4 फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और एक लास्ट होता है टेलोफेज। तो टेलोफेज में ये सारे फिर कोशिकांग जो हैं वो फिर वापस आ जाएंगे। किसकी कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है? तो तंत्रिका कोशिका मीन्स न्यूरॉन सेल। ठीक है, जो कि आपके ब्रेन में होता है। इसलिए आप देखोगे कि जहाँ पे भी सेफ्टी मेजरमेंट होता है तो सबसे पहले आपका हेड का प्रोटेक्शन करने के लिए कहा जाता है। जैसे आप बाइक वगैरह चलाते हो हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है, आप कोई भी कंपनी में काम करोगे आपको हेलमेट वगैरह पहनने के लिए बोला जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका डैमेज हुआ तो फिर आपका ये सेल यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है। बाकी देखिए कहीं भी आपको कट लग जाती है, हड्डी टूट जाते हैं, तो वहाँ पे सेल जो है डिवाइड होके फिर आपका वहाँ पे निर्माण कर देता है, जिसकी वजह से आपके घाव भर जाते हैं या हड्डी जुड़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको? झिल्ली रहित कोशिकांग है, तो देखिए राइबोसोम में भी कोई झिल्ली नहीं होता और सेंट्रोसोम में भी, तो यहाँ पे दोनों। अगला क्या है? किसमें सभी झिल्लीयुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं? तो यहाँ पे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा दोनों। तो देखिए जीवाणु और माइकोप्लाज्मा क्या है? दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं, और यूकैरियोटिक सेल में आपको जो कोशिकांग झिल्ली है वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों। मानव कोशिका की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही होती है, और यह लगभग 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। मानव कोशिका की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, जो कि मेल में होता है, और सबसे बड़ी अंडाणु जो कि फीमेल में होता है। ठीक है, और ये सबसे लंबी होती है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में से सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आप उसको याद रख लो, और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, लवक प्लास्टिड की खोज की किसने की थी? हिगल ने। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या होगी। तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो आपके क्रोमोसोम में कोई अंतर नहीं आता है, विभाजन के समय क्रोमोसोम की संख्या उतनी रहती है, तो 2n। ठीक है, बाकी मैंने और भी कुछ क्रोमोसोम के संख्या यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आपको बस ऐसे ध्यान रखना है। देखिए जैसे कुत्ता में 78, बिल्ली 38, गाय 60, मक्खी 12, बकरी 60, चूहा 42, तितली 360, मनुष्य 46, आलू 48, प्याज 16, चावल 24, मक्का 20। तो देखिए इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड खोज हुई हैं, जिनके द्वारा हुई हैं, तो मैंने एक जगह संग्रह कर दिया है ताकि आपके लिए
आसान हो जाए। ठीक है, तो इसका PDF का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन पे और आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पे भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी लर्निंग।